हुआ, अनिल टाह जी को मैंने पहले बुलाया। देखिए, ये उम्र एक नंबर गेम है। आदमी दरअसल, एक शेर याद आता है मुझे कि जो जवां होने की हसरत में बूढ़े हो गए, जो जवां होने की हसरत में ही बूढ़े हो गए, अब तो उन दरख्तों को भी फलना चाहिए। तो बहुत लोग जो हैं वो जवां होते ही नहीं बूढ़े हो जाते हैं, पर जो लोग होते हैं वो जो दिल से जवां होते हैं और कुछ अपनी हरकतों से भी जवां होते हैं, तो अलग अलग तरह के लोग जवां होते हैं। तो हमारे पास इस पूरे ग्रुप में सभी तरह के लोग हैं। एक जो है, बोलते हैं कि जैसे जो रिटायर्ड हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि अब रिटायर हो गया। तो मैं भी कल परसों एक सभा में था, तो रिटायर्ड लोगों की सभा थी, उसका मुख्य अतिथि था मैं। तो मैंने कहा कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक यूजफुल होते हैं और एक फुल यूज्ड होते हैं। तो अब हमको ये तय करना होता है कि हम यूजफुल हैं कि फुल यूज्ड हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है सब लोग यूजफुल हैं और सब तरह के हैं। अभी उज्ज्वला जी जो है थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक और चर्चा में थी, डॉक्टर के रूप में वो डॉक्टरों का पक्ष रख रही थी। तो अभी हम बात करते हैं अनिल टाह जी से शुरू करते हैं, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कई तरह की भूमिका में बिलासपुर में काम किया है और हम उनको बहुत लंबे अरसे से जानते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम ये जो यहाँ बात लेके आए कि बिलासपुर की हम बात कर रहे हैं, तो एक नागरिक के रूप में, एक नेता के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में वो बिलासपुर को किस तरह देखते हैं और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और यहाँ जितने हमारे उपस्थित जन हैं उन सबका अभिवादन करता हूं और संपत सरल जी का स्वागत करता हूं जो यहाँ आज हमारे सबके बीच में यहाँ आए। मैं जनधारा मीडिया को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनधारा मीडिया ने एक काम बहुत अच्छा किया। उन्होंने अपने चैनल में कहा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ की न्यूज़ दिखाएंगे हम। ये अपने आप में सचमुच बहुत बड़ी बात है और इसको मैं ऐसे जोड़ के देखता हूं सुभाष जी कि आप ये माने, मैं आपका जो मीडिया जो आपने अभी तय किया जनधारा मीडिया ने कि हम सिर्फ छत्तीसगढ़ की न्यूज़ सुनाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ को पूरा वजन मिल सके और इसके किसी दूसरे प्रदेश की न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। तो मैं इसको ऐसे जोड़ के देखता हूँ कि जब से पिछले 4 वर्षों से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हैं, जो उन्होंने एक छत्तीसगढ़वाद की जो स्थापना की, छत्तीसगढ़वाद जो दिख रहा है, उसका मैं मानता हूँ कि उसका भी असर अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। और आपकी ये जो जनधारा मीडिया ग्रुप का जो है आपका चैनल, ये चैनल उस बात को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा, ऐसी मैं आशा विश्वास करता हूँ। आपने यूथ की बात की, सचमुच अगर आज हम अपने भारतवर्ष को देखें तो ये यंग इंडिया है। पूरे अगर हम विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर जवानों की संख्या है तो वो भारत में है। तो मैं इस यंग इंडिया को के लिए मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सी अपॉर्चुनिटी, बहुत से मौके इनको मिलने चाहिए। अभी इससे पहले मैं आपकी पूरी चर्चाएं सुन रहा था बिलासपुर के बारे में कि बिलासपुर में किस प्रकार हमारी जीवनदायिनी अर्पा का उन्होंने शैलेश जी ने कहा और अभी अभय भी बताएंगे आपको इस बारे में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ 8 किलोमीटर का, मेरी ये मान्यता है कि जो 8 किलोमीटर का वहाँ जो बना, जो 8 किलोमीटर का एक बनना सौंदर्यकरण, तो उन्होंने एक शंका जाहिर की कि पानी की बहुत कमी हो जाती है, पानी की कमी है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, वाटर डिस्चार्ज कैसे किया जाए। तो हालांकि यहाँ प्रदीप मिश्रा जी बैठे हुए हैं जो इसके मास्टर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके अगर दोनों तरफ अटल जी और अभय जी, अगर उसके दोनों तरफ आपने अगर गुलमोहर हुआ, आम हुआ और क्या बोलते हैं अर्जुन की छाल हुई, अगर ऐसे पेड़ अगर आपने निर्मित कर दिए तो वो नीचे से पानी को भी रिचार्ज करेंगे और आने वाले भविष्य में वो बहुत सुंदर भी दिखेंगे और लोगों के लिए उपयोगी भी सिद्ध होंगे। हमारे शहर में विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अटल बिहारी विश्वविद्यालय है। हमारे शहर में बहुत से, आपको देखा जाए तो बिलासपुर आज की स्थिति में अगर SECL देखा जाए, रेलवे का जोन देखा जाए, अगर हम आज NTPC के बाद देखा तो हम देखते हैं कि बिलासपुर धीरे धीरे कॉस्मोपॉलिटन होता जा रहा है। यहाँ तरह तरह के लोग आ रहे हैं, ये हर जगह, हर मतलब देश के हर हिस्से से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए इसको एक इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार विकास, अभी हमारे साथी बिल्कुल ठीक है कि रायपुर में एक ऐसी धारा चली थी कि रायपुर में नेता सबसे पहले हुए। और अगर आपको याद होगा, क्योंकि आप बहुत सीनियर भी हैं और आपको ये आइडिया भी है कि जब छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश के बाद सबसे पहले शुक्ल बंधुओं ने अगर माइग्रेशन जो हुआ मतलब वेस्ट बंगाल से, और जो माइग्रेशन उड़ीसा से हुआ, वो माइग्रेशन पूरा रायपुर हुआ, बिलासपुर में नहीं हुआ।
उसका रीजन सिर्फ एक था कि उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट लाया, हवाई सुविधा दी, उसके बाद उन्होंने संचार सुविधा दी। अगर ये हमारे यहाँ कोई ऐसे नेता होते तो हमारे यहाँ भी अगर वो हवाई सुविधा जो आज बनने जा रही है, अगर उस वक्त ये हवाई सुविधा होती और उस वक्त अगर ये संचार होता तो बिलासपुर से बेहतर जगह कोई नहीं होती। आज आप बिलासपुर को उसी तरह से विकसित कर पाते। तो अनिल राज जी का कहना सही है कि बिलासपुर से मैं उस समय का साक्षी हूँ कि जब राज्य बन रहा था तो मैं सरकार में था और राज्य बनने की प्रक्रिया में भोपाल में जब विधानसभा का सत्र हो रहा था तो पत्रकारों को लेके मैं गया था रायपुर से, तब राज्य नहीं बना था। तो ये हल्ला था कि राजधानी कहाँ बनेगी, तो ये बहुत हल्ला मचा कि ना रायपुर ना बिलासपुर। तो लोगों ने कहा कि शिमला में बनेगी, तो बहुत सारे लोगों ने जमीन खरीद ली थी। बाद में वहाँ पानी फिर गया उनकी अपेक्षाओं पर, तो बहुत लोगों ने उस समय, और ये बड़ा हल्ला था। तो मेरे साथ उस समय यात्रा में आपके यहाँ के सुदीप श्रीवास्तव जी ट्रेन में थे। तो हम लोग ट्रेन में, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार थे तो बहुत डिस्कस करके जा रहे थे, तो वो बिलासपुर क्यों बनना चाहिए इस पे बहुत सारे उनके अपने तर्क थे। बात आप सही कह रहे हैं कि कई बार जो अवसर मिलना चाहिए वो कई कई कारणों से नहीं मिलते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। अभय नारायण राय जी जो हैं वो अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और अरपा को लेकर बहुत बात होती क्योंकि वो भावनात्मक रूप से बिलासपुर से जुड़ी, और एक वरदान भी है, जैसे कहा गया कि कोई नदी किसी शहर के बीच में से गुजरती है तो उसका अपना एक सौंदर्य भी होता है और उसकी एक ताकत भी होती है। तो आप बताइए क्या आपकी सोच क्या है इस बारे में और क्या आपकी प्लानिंग है? सबसे पहले मैं इस आयोजन के लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूं कि आपने सुभाष की बात की शुरुआत बिलासपुर से की है। तो बिलासपुर आपकी प्राथमिकता में है, ये समझ में आता है। अरपा विकास प्राधिकरण, अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है और मंशा यही है कि अरपा जिस तरह पुराने स्वरूप में थी, आज से 40 साल पहले के लोग जिस तरह अरपा को देखा करते थे कि उसमें पानी भरा रहे, तो वो कल्पना पुनः साकार हो, इसलिए उद्गम से लेकर समापन तक का कार्यक्रम अरपा विकास प्राधिकरण के तहत तय किया गया है। तमाम विभाग के जो भी योजनाएं थी वो अरपा विकास प्राधिकरण के तहत जोड़ दी गई है। सिंचाई विभाग की हो, वन विभाग की हो, स्मार्ट सिटी की योजनाएं हो, जो अरपा के तट पर होने वाले काम हैं वो सभी को अरपा विकास प्राधिकरण के तहत जोड़ दिया गया है। मैं कहूँगा कि जिस तरह इस धरती पर गंगा को लाने का श्रेय भगीरथ को दिया गया, आज भी लोग कहते हैं कि भगीरथ ने गंगा लाई, तो अरपा को पुनः अरपा बनाने का श्रेय अगर छत्तीसगढ़ में किसी एक व्यक्ति को जाएगा तो भूपेश बघेल जी को जाएगा। उनका बिलासपुर से लगाओ, उनका अरपा से लगाओ, और हम सबको अरपा विकास प्राधिकरण काम करने का मौका मिला, ये भी सौभाग्य है। लेकिन जब भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस वक्त भी कांग्रेस कमेटी ने एक अरपा बचाओ आंदोलन चलाया, तो इतनी प्राथमिकता में था कि वो उद्घाटन में भी आए और समापन में भी आए और अरपा के किनारे चले। उस दिन हम सबको लग गया था कि भूपेश जी का लगाव अगर बिलासपुर से है, छत्तीसगढ़ से है, तो अरपा से भी है। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो सपना साकार होता दिख रहा है। प्रदीप शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, जो नदियों के, पानी के, जमीन के, कृषि के सभी विषयों के बहुत ज़्यादा ज्ञाता हैं और हमारी सरकार को और हम सबको उनका पूरा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उनके पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो मैं ऐसा कल्पना करता हूँ कि जब आप अगला कार्यक्रम करेंगे तो अरपा के तट पे करेंगे और उस अरपा में पानी भरा रहेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है? भूपेश, केवल भूपेश है तो भरोसा ही कहना चाहूंगा मैं तो। नहीं, केवल तो नहीं होता डेमोक्रेसी में पर भूपेश है तो भरोसा है, ये निश्चित रूप से कि आज इस सरकार में देखिए, छत्तीसगढ़ को बने 22 साल होने जा रहे हैं। प्रथम 3 साल की सरकार भी कांग्रेस की थी, लेकिन पहला 3 साल कैसा स्वरूप होगा, कहाँ राजधानी होगी, कहाँ पुल पुलिया विकास बहुत जरूरी है, उसमें निकल गया। फिर एक 15 साल की सरकार आई, उसका विजन भी आपने देखा है। चूंकि ये मंच दोनों के विचारों के लिए नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ, लेकिन उस 15 साल में छत्तीसगढ़ का जितना नुकसान होना था हुआ। आज एक सरकार बनी है 18 में और एक मुख्यमंत्री बने हैं जिनका छत्तीसगढ़ के माटी से, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, छत्तीसगढ़ की विचारधारा से, छत्तीसगढ़ की बोली से सबसे बड़ी उपलब्धि
जो अब कार्यक्रम के शुरुआत में राजगीत गाया गया कि छत्तीसगढ़ को उसका राजगीत मिला, छत्तीसगढ़ के किसानों को सम्मान मिल गया, छत्तीसगढ़ के नदियों को सम्मान मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के तीर्थ त्योहारों को सम्मान मिल रहा है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी से हटके, दलगत राजनीति से हटके मैं बात कर रहा हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ की कल्पना जो पुरखों ने की थी कि छत्तीसगढ़ बनाओ और उसको लेकर वो लोग बात करते थे, तो यही कल्पना थी जो आज ग्राम स्वराज या राम राज के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। जी बहुत बढ़िया। हमारे बीच में सुशांत शुक्ला जी हैं जो युवा हैं और उनके विचार भी सुनते हैं कि वो बिलासपुर को लेकर और युवाओं को लेकर, चूंकि यहाँ पे युवाओं का एक हब है। जैसे भी हम लोग जब प्रारंभ में बात कर रहे थे तो मैंने 20,000 बोला था, फिर किसी ने करेक्ट किया कि 30,000 लोग बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि लाइब्रेरी कल्चर है। और मैं खुद जो है एक लाइब्रेरी चलाता हूँ अपने पिता के नाम से, मैंने अपने घर को लाइब्रेरी बनाया, पर लोग लाइब्रेरी में नहीं आते। तो जब पीयूष ने मुझे बोला कि भैया यहाँ तो बहुत लाइब्रेरी है, तो मेरी उत्सुकता जगी कि यार ऐसी क्या लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी बनाया उसमें तो कोई पढ़ने नहीं आता है। तो मालूम पड़ा कि वो कैरियर वाली लाइब्रेरी है जहाँ बिना किताब के लोग जाते हैं और पढ़ने का एक एनवायरनमेंट मिलता है, वो लाइब्रेरी है। पर यह बात भी सही है कि बस्तर हो, बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो, अभी मैं पिछले दिनों बस्तर में हम एक लेक्चर में गए थे तो वहाँ के कलेक्टर थे रजत बंसल, उन्होंने हमको लाइब्रेरी में बुलाया था और वहीं लेक्चर रखवाया था। तो ये बस्तर की एक छवि हमने देखा कि रात के 12 बजे भी लोग लाइब्रेरी में आ रहे थे और पढ़ रहे थे। तो जो लोग बस्तर को नहीं जानते, अगर वो जाएंगे तो चौंक जाएंगे कि वहाँ मैदान में गेम भी खेल रहे थे लोग, फुटबॉल भी खेल रहे थे और लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे थे। तो ये तब्दीली आई है। पर ये अलग बात है कि हम साहित्य के विद्यार्थी, तो हमको लगता है साहित्य की किताब नहीं पढ़ रहे हैं लोग, कैरियर की पढ़ रहे हैं, पर पढ़ रहे हैं। तो बिलासपुर में बहुत युवा हैं, तो आप बताइए सुशांत जी किस तरह से आप चीजों को देखते हैं। देखिए, बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हर राज्य में एक राजधानी होती है और दूसरी केंद्र की एजेंसियों की राजधानी होती है। बिलासपुर केंद्र की एजेंसियों की राजधानी है। बिलासपुर में एनटीपीसी, एसईसीएल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट जोन का मुख्यालय यहाँ पर आकर्षित है। परंतु अगर सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेरे जब से होश संभालो, मेरे अभिभावक मंच में साथ हैं मेरे, जिनसे मैंने कुछ सीखा है कि हर समय बिलासपुर छला गया है और जब जब छला गया है तब तब युवा यहाँ का सड़कों पर आया है, जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ, लगातार रहता हूँ। हम लोगों की एक सबसे अच्छी बात बिलासपुर की ये है, जो किसी ने कही नहीं, कि हम दलगत भावना से हटकर अपने शहर की लड़ाई लड़ते हैं और हर उस लड़ाई को लड़े हैं जिसमें हमारी बिलासपुर में हमारे हक की लड़ाई हुई हो। अटल जी हैं, अनिल जी हैं, अभय जी हैं, अरुण भैया हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको बिलासपुर ने किसी भी दल ने व्यवस्थागत ढांचे में नहीं दिया। अभी अभय भैया ने बड़ी अच्छी स्तुति वंदना की अपनी सरकार की, परंतु बताने से भूल गए कि अरपा विकास प्राधिकरण के निर्माण पर मंशा पर आपत्ति नहीं है। अरपा विकास प्राधिकरण या उसके बेसिन प्राधिकरण के क्रियान्वयन पर आपत्ति है। जिस आयोजन की, जिस व्यवस्था के तहत इनका गठन किया गया, उस पर आज दिनांक तक कोई बजट आवंटित नहीं किया गया। जो कार्य योजना वहां संचालित हो रही है वो केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत संचालित हो रही है या आपदा प्रबंधन की राशि के तहत, जिसका डीपीआर फेल है। तो इस बिलासपुर की कार्य योजना का डीपीआर हमेशा फेल हुआ है और उस डीपीआर को छत्तीसगढ़ नहीं, बिलासपुर के युवाओं ने संभाला है। ये इतिहास गवाह है यहाँ का। तो भविष्य में इसका डीपीआर फेल ना हो, इसके लिए डॉक्टर साहब आपके पास कोई दवाई है क्या, बताइए। जहाँ तक अब युवाओं की बात करने हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में युवाओं की कमी नहीं है, आपने बता दिया। बाहर से भी लोग पढ़ने आ रहे हैं। ये कल्चर जो है, ये लाइब्रेरी कल्चर जो आया है वो दिल्ली में, कोटा से, वहाँ से आया हुआ है। पर आप एक चीज़ को भूल गए जो अभी हमारे बिलासपुर में बहुत ही ज्वलंत है, वो है यहाँ हर दिन चाकूमाजी, तलवारबाजी हो रही है। ये किसी ने भी नहीं सोचा, किसी ने भी, कि क्यों हो रही है, क्यों बढ़ रही है। ये हमारे युवा जो पढ़ने आते हैं वो क्यों अपराध की तरफ जा रहे हैं। इसका बस एक ही कारण है, बेरोजगारी। जो बेरोजगारी है वो बढ़ते ही जा रही है। एग्जाम होते हैं, वो उसका रिजल्ट आता है, भर्तीकरण नहीं होते हैं। और अगर रुक गया, सरकार बदल गई, एग्जाम हुए थे, सबके नंबर आ गए, उन लोग आशा लगा के बैठे हैं, उनका रुक जाता है, उसके बाद दूसरी सरकार आती है, वो निरस्त हो जाता है। आपको शायद एक चीज पता नहीं है, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं पर पढ़ता लिखता हूं,
तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी जो पूरे देश में अभी, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी नहीं किया है, ये केंद्र से जारी हुआ है, तो सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में बता। बेरोजगारी तो है, नौकरियों की बहुत मारामार है, आरक्षण की राजनीति है, सब है। पर यह बात भी सही है कि जो पीएससी में पहले 2004 में पीएससी में लोग, वर्षा डोंगरे इसकी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो कई साल तक भटकते थे, अभी पीएससी की परीक्षाएं समय पे हो रही है। नहीं, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं इस विषय पर कि सरकार सिर्फ वर्ग भेद की राजनीति कर वर्ग संघर्ष की व्यवस्था बना रही है। सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, अगर आप पिछले 15 वर्षों का डॉक्टर रमन सिंह के राज को देख लें और वर्तमान में 4 साल भूपेश बघेल जी के राज को देख लें, कोई भी एजेंसी रोजगार देने में सक्षम नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े और पुरस्कार ये तो तय सीधा व्यवस्थाओं के तहत दिए जाते हैं और पाए जाते हैं। आप बता दें पीएससी की कौन सी एग्जाम की व्यवस्था, या व्यापम की कौन सी व्यवस्था, या एसआई भर्ती की कौन सी व्यवस्था और शिक्षक भर्ती की कौन सी व्यवस्था इस सरकार ने दे दी है 3 वर्षों में तथ्यों के साथ, तो वो अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था नहीं दे पाई। अब आ जाते हैं बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में। बिलासपुर में अराजकता चरम पर है, नशे के व्यापार को प्रशासनिक संरक्षण है और थाने नीलामी पर है। ऐसा कोई थाना नहीं है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो हर 6 महीने में टीआई बदल नहीं दिया जाता हो। तो जब थाना का प्रभारी अधिकारी नीलामी की व्यवस्था से पदस्थापना पाता हो तो वहां पर अपराध पर नियंत्रण नहीं हो सकते और युवाओं का संरक्षण नहीं सकता, क्योंकि अपनी पदस्थापना के लिए नशे के व्यापार को, जुए को, सट्टे को और प्रशासनिक लचरता को संरक्षण देने का वो व्यवस्था का आदी हो चुका है। ये बिलासपुर की परिपाटी नहीं रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में मिल रही है कि थाने नीलामी पर है और तबादला उद्योग छत्तीसगढ़ में गृह उद्योग की व्यवस्था में आ चुका है। देखिए वो तो बहुत सारी बात है, अगर पुलिस के अधिकारी होते यहाँ या कोई और आदमी होता तो उसका माकूल जवाब उससे अपन लेते हैं। तथ्य हैं, हमने आप बुलाया बिलासपुर था, शहर में हैं और 3 सालों में ऐसा कोई थाना नहीं है बिलासपुर शहर का जिसमें 6 महीना भी कोई थाना प्रभारी समय काट चुका हो। तो अराजकता पर, अपराध पर और व्यवस्था पर कभी कोई नियंत्रण हो सकता है क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि 20 साल की आपने बात की तो सभी पार्टियां उस हमाम में नंगी हैं, या जो प्रशासक हैं वो उसमें सही साबित नहीं हुए, क्योंकि 20 साल से तो राज्य बना है। तो थाने की व्यवस्था पे अपन बात बाद में करेंगे। युवाओं से जुड़ा मामला अपराध है और नशे का व्यवस्था है। अगर नशे को प्रशासनिक संरक्षण होता हो जिस शहर में, तो वहां पर व्यवस्थाएं युवाओं के विपरीत होंगी, ये स्पष्ट है। ये बात आपकी चिंता जायज है। अभी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार और पुलिस ने काफी लोगों को पकड़ा, और महंगा नशा, मतलब अभी तो बहुत चौंकाने वाली बात आई कि जो कभी वो नशा यहाँ नहीं था वो भी आया है। तो ये बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसके कारोबार में भी लोग, उड़ीसा से बहुत सारे लोग गांजा लेके आ रहे हैं, ये भी खबरें हम लोग रोज मीडिया में उड़ीसा से तो आ ही रहे हैं। साथ में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो बार नीति में संशोधन किया, बार, हर सड़क के हर मुहाने पर एक शराब दुकान, सरकारी संरक्षण में बार की व्यवस्था और नशे के व्यापार को संरक्षण, ये व्यवस्था जो वर्तमान सरकार दे रही है ये युवाओं के प्रति अच्छी पहल नहीं है, ये मेरा कहना है आपसे। सुभाष जी, ये जो डिबेट है वो भाजपा कांग्रेस ना हो, समझ गया। मैं चाहता हूं कि बिलासपुर की बात हो। मैं समझ गया। एक बात सुशांत भाई को समझा दूंगा, वो एक लाइन की बात है। 15 साल का रमन सिंह का राज्य था, इन्हीं के नेता थे, इन्हीं के साथ घटना हुई थी और जुदेव जी ने प्रशासनिक आतंकवाद का नारा दिया। के जवाब देने के बजाय मेरे अतीत प्रशासनिक आतंकवाद का नारा दिया। मेरी बात तो सुनिए। प्रशासनिक आतंकवाद तो आपके यहाँ भी है। आज जो आप आकर कहते हैं प्रशासनिक आतंकवाद नहीं है आपके शहर में, कि आपकी व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाकर आपके पुलिस अधीक्षक आपकी व्यवस्था बिगाड़, मैं परिवर्तन में लाना चाहता हूं। कहना चाहते हैं आप दोनों मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं इस बात पर आपत्ति दर्ज करता हूं। आपने युवाओं के विषय में बात की और मैंने युवाओं के विषय में तर्कसंगत बात की। बिल्कुल सही उस पर तर्कसंगत जवाब आना चाहिए। में जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये कार्यक्रम हम रोज कराते हैं टीवी पे, और अगर आप लोग नहीं लड़ते तो हम लड़वाते हैं। तर्कसंगत जवाब दे मेरे साथी, यही काम करता है। तर्कसंगत जवाब। अभी आज हम लोग यहाँ लड़ाने बिलासपुर में थाने नीलामी पर है कि नहीं है? प्रशासनिक व्यवस्था में नशे के व्यापार को संरक्षण है कि नहीं है? सुनिए भाई, तहसील में आज युवा अगर इस शहर में एकमात्र काम कर रहा है वो बाउंड्री वॉल बनाने का, जमीन कब्जा करने का, क्या ये प्रशासनिक संरक्षण में व्यवस्था। शुक्ला जी मेरी बात सुनो, तो आप इसको स्पष्ट करें कि क्या हो रहा है। शुक्ला जी, एक परिवर्तन की बात जो है ना, देखो ये अपन चिल्ला चोट करके भी कर सकते थे। ये रोज क्या होता है, अलग अलग चैनल पे नूरा कुश्ती होती है, मिली जुली, सब लोग एक ही कार में बैठ के आते हैं, भाजपा का प्रवक्ता सब साथ में बैठ के हमारे चाय पीते हैं, भजिए खाते हैं, पर चैनल पे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो वो कुश्ती तो हम रोज देखते हैं। अभी अपन इसके लिए नहीं आए, अपन अभी युवाओं की, इनका कहना ठीक है कि युवाओं की कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्यों है उसकी जड़ में जाने के लिए अपने पास समय नहीं है, क्योंकि बाकी लोग भी हैं।
हमारे पास में जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं, और मुझे लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने छत्तीसगढ़ में एक बड़ा काम किया कि 56% महिलाएं, 50% तो आरक्षण था, 6% और 56% महिलाएं पंचायती राज में पदाधिकारी हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी तो बड़ी है। तो आप युवाओं की भागीदारी को जो है चौहान जी किस तरह से देखते हैं, और आप क्या सोचते हैं कि राजनीति में जो युवा आ रहे हैं पंचायती के माध्यम से, वो किस तरह से आप उसको महसूस करते हैं? जनधारा मीडिया ग्रुप, एशियन न्यूज़ और आप आदरणीय सुभाष जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं, और उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम। आपने युवाओं का पंचायत में जो दायित्व है उसके संबंध में मुझसे कहा है। हमारे माननीय मुखिया भूपेश बघेल जी, जिन्होंने पदभार ग्रहण करते ही, मैं चूंकि ग्रामीण परिवेश की बात करना चाहूँगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे युवा आगे आ रहे हैं उसमें उन्होंने धान का समर्थन मूल्य, ऋण माफ़ी और बिजली बिल हाफ पहले दिन ही उन्होंने जो घोषणा की, उसके बाद लगातार उससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एक समृद्धशाली होते गए। और वहाँ पर जो युवा हैं उन्हें खेती के प्रति, कृषि के प्रति एक ललक जगा, और आज हमारा छत्तीसगढ़ खेती के क्षेत्र में बहुत ही आगे है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके जो उपार्जन है उसका सही मूल्य मिल रहा है, जिसके कारण आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग व्यवसाय में और खेती में, आधुनिक खेती करने में विश्वास रखते हैं, और आज वो युवा सही दिशा में जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूं, और जैसा कि 56% महिलाएं जो आज निर्वाचित होकर के आई हैं, सभी महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से और अन्य बहुत सारे जो शासन की योजनाएं हैं, जिसमें हमारी सरकार ने उन्हें मदद के रूप में उनका ऋण माफ़ी किया था, जिसके कारण आज महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। और इसका उदाहरण हम समय पर देखते रहते हैं कि महिलाएं कितना आगे बढ़ते जा रही हैं। आज गाँव में ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया गया है, रीपा जिसे हम कहते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में अभी 2-2 ग्राम पंचायत में 2-2 करोड़ रुपए गए हैं, जिससे औद्योगिक विकास हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, और उसमें युवा आगे आ रहे हैं। और युवाओं का ध्यान, मैं ग्रामीण की ही बात करूंगा, ग्रामीण क्षेत्र के युवा बहुत ही सजग, सरल और सफल होते जा रहे हैं। उनका ध्यान व्यवसाय की ओर, अपने परिवार के विकास की ओर। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का रहन सहन बदल गया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के चेहरे में जो लाली दिखती है, जो लालिमा दिखती है, जो खुशहाली दिखती है, उसके कारण आज हमारे वहाँ गांव में लोगों का घर आज अटैच टॉयलेट और फॉल सीलिंग, एसी, मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ें आज गांव के घरों में, जिसके पास भी 5 से 10 एकड़ की खेती है उसके पास ट्रैक्टर। तो इस तरह से युवा उद्यमी आज तरह तरह के जो कार्य हैं गांव में, जो आज विकास के कार्य जो हमारी सरकार स्वीकृत कर रही है, उस कार्य को भी संपादित कर रहे हैं, चाहे वो भवन निर्माण का हो, सड़क निर्माण हो, या अन्य बहुत सारे कार्य हैं। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा उस दिशा की ओर जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारा ग्रामीण क्षेत्र आज बहुत ही विकसित और विकासशील और समृद्धशाली होता जा रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायतों में जो नरवा गरवा घुरवा बारी की जो योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक गांव में हमारे कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, अन्य सभी जो हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, और उससे उस गांव में लोगों को उस खेती को देख करके आधुनिक खेती जो आज चाहे वो खाद के रूप में निर्माण कर रहे हैं, या अन्य वहाँ पर के जो संसाधन है, जो वन संपदा है, और उनके माध्यम से लोग उसको निर्माण करके आज सी मार्ट के रूप में, जो हमारे जिला मुख्यालय में सी मार्ट बन रहा है, वहाँ तक जो महिलाएं, स्व सहायता समूह की महिलाएं और युवा उद्यमी जो हम बनाते हैं, उसको वहाँ तक उसको एक बाजार मिल रहा है। तो इस तरह से हमारे युवा लोग एक सही दिशा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर है। जी, बहुत बढ़िया। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे चाहूँगा, अब सारे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, कि युवाओं को लेकर यदि मैं उनसे पूछूं कि प्राथमिकता क्रम में आप क्या चाहते हैं या क्या होना चाहिए, तो 1-1 मिनट में अपनी बात कीजिएगा, क्योंकि मेरे को अगले पैनल को भी बुलाना है। बताइए आप क्या चाहते हैं? युवाओं को लेके सबसे पहले युवाओं का होना चाहिए अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ रोजगार है, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा मजदूरी करने जो जाते हैं दूसरे शहरों में, वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं। बहुत पहले बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और हैं भी। उतना ही शांत स्वभाव है यहाँ के लोगों का, जो अब
लग रहा है कि बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है ये स्वभाव? बस इसका एक ही कारण है कि ये स्वभाव बिगड़ने का इनकी जो बेरोजगारी, अभी शिक्षा में बहुत काम किए जा रहे हैं पर और होने चाहिए। सिर्फ हमको 4-8 स्कूल नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ 4-8 स्कूल से आप कैसे कर लेंगे? अगर प्राइवेटाइजेशन आप देख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में 30-30 बच्चों के पीछे एक टीचर होता है। हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल होती है 150-150 बच्चे एक एक क्लास में पढ़ते हैं, 100-100 बच्चे। नहीं 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 नहीं, शायद आपको पता नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी टीचर और स्टूडेंट का रेशो तय है। तो ये ऐसा नहीं होता है, मतलब मैं चूंकि सरकार में भी रहा हूँ, मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, मैं लेक्चर देने भी जाता हूँ, तो स्कूलों में ऐसा नहीं है। अभी भी सर बहुत सारे स्कूल में ऐसा है कि जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रेशियो अभी सही से पालन नहीं किया ठीक जा है, वो रहा है। रेशो का तो पालन वो होना रेशियो चाहिए, पालन करने के वो लिए भी हमको आपकी युवा बात को- सहमत हूँ कि उसका पालन होना चाहिए। जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ शिक्षा इससे के हमको अधिकारियों शिक्षा को भी अच्छी मिलेगी। और जिम्मेदार लोगों को देखना चाहिए कि उसका पालन हो। शुक्ला जी आप बताएं प्लीज। सुभाष भैया, आपने इस मंच पर बुलाया, लेकिन आज मैं दलगत भावना से ऊपर उठ के कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार युवा उन्मुखी कार्य नहीं करना चाहती, क्योंकि युवाओं को बढ़ाने से सरकार की जवाबदेही बढ़ती है। जब युवा प्रश्न पूछता है तो बड़े नेता कॉलर छिपा के भागते हैं। किसी शायर ने कहा है ना कि बड़े अदब से गुरूरो सितमगरा बोला, और जो इनकलाब के लहजे में बेजबा बोला, और अभी से होश उड़े हैं मतलहस परस्तों के, मैं अभी बज्म में आया, मैं अभी कहाँ बोला। तो युवा जब अपनी हैसियत में आता है तो सरकारें हिलती हैं, व्यवस्थाएं परिवर्तन होती हैं। इसलिए बिलासपुर व्यवस्था परिवर्तन की बाट जो हो रहा है, और आने वाला समय बिलासपुर को युवा नेतृत्व मिले, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जी बहुत बढ़िया। ताज अनिल जी बताइए। जैसा कि सुभाष जी आप जानते हैं कि बिलासपुर जो है ये एक संस्कार धानी है, अब न्यायधानी भी कहलाती है। तो मैं सोचता हूँ कि युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप यहाँ पर एक भारत भवन भोपाल की तरह एक थिएटर होना चाहिए, जो यहाँ स्मृति वन जो है, स्मृति वन में अगर उस थिएटर को लाया जाएगा तो निश्चित मेरे को ऐसा लगता है कि युवाओं का जो एक झुकाव और युवाओं को जो प्रेरणा मिलनी चाहिए वो उस थिएटर से मिलेगी, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। चलिए, आपने थिएटर की बात की, मेरे को अच्छा लगता है कि कोई थिएटर बनाने की बात करता है। मैंने अपने घर में ही थिएटर बनाया। मैंने देखा कि सरकार वरकार क्या करेगी, तो मैंने अपने छत पर 100 लोगों के बैठने के लिए थिएटर बनाया रायपुर में, और उसका नाम जनमंच दिया है। जिसको भी थिएटर करना होता है, अभी 16 तारीख को भोपाल के साथी आके वहाँ थिएटर करने वाले हैं। तो ये इस तरह की सोच अच्छी है, पर मुझे लगता है कि आप सही बात कह रहे हैं कि कला संस्कृति साहित्य जो है वो यदि उसको बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से युवा जो है वो थोड़े से संस्कारिक होंगे और वो चीज़ों को समझेंगे। तो मैं फिर से एक बार हमारे एक छोटी सी आपको और बात कहना चाह रहा था, क्योंकि युवा जो हर बार एक बार ऐसे अपने विचार से ये रखा कि ये हो पाएगा कि नहीं, तो मेरा इसमें एक मुझे भी एक शायरी याद आ गई कि रूह मेहनत न कभी शर्मिंदा होगी, हर गाम पर नुसरत होगी। क्या बात है, आज वक्त गुरेजा हो ना हो, कल वक्त को आपकी जरूरत होगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभय नारायण जी आप भी कोई अच्छा शेर सुनाइए। नहीं, शेर के लिए तो आप है यहाँ पे, और मैं यही कहूँगा जो युवाओं को लेके बात चल रही है कि आने वाला 2023 और 2024 देश के लिए भी और इस प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिलासपुर को 24 में भी युवा नेतृत्व मिले और 23 में भी युवा नेतृत्व मिले। यहाँ युवाओं की राजनीति में भागीदारी अच्छी होगी। राजनीति में जब वो आगे जाएंगे तो बहुत सारे मंच उनको काम करने के मिलेंगे। राजनीतिक हमारा युवा होगा, उसकी सोच युवा होगी, तो युवाओं का भला होगा। क्या बात है। तो अब हम अरुण सिंह चौहान जी से कहेंगे कि अगले चुनाव में मत चूको चौहान, तो आप क्या सोचते हैं? युवाओं के ऊपर ही हमारे देश का और हमारे प्रदेश का और क्षेत्र का भविष्य निर्भर करता है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ के युवा बहुत ही जागृत हैं और बहुत ही अपने दायित्व को समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें दुर्व्यसन की ओर जाने का समय ही नहीं रहता, इतने कामों में लगे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र के हमारे। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जैसे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो रिवाज है, वो हमेशा कायम रहेगा। और यह हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी युवा इस ओर ध्यान देते हैं। मैं यही बात कहना चाहूँगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। मैं पीयूष से फिर एक बार कहूँगा कि उसकी दुकान खाली करा के जाऊँगा। मैं ऐसे हर महीने करता रहूँगा। तो किताबें जो हैं
तो युवा नेतृत्व और संभावनाओं को लेकर विस्तृत रूप से यहाँ पर बातचीत हुई है और बहुत सारगर्भित चर्चा यहाँ पर हुई। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ मंच पर कई अतिथि मौजूद रहे। अरुण सिंह चौहान जी, सुशांत शुक्ला जी, डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े जी, अभय नारायण राय जी, आप सभी का पुनः बहुत आभार। तो बिलासपुर शहर से जुड़े कई मुद्दों को लेकर लगातार हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ में मंच पर मौजूद हैं और बतौर पैनलिस्ट लगातार हम विभागवार यहाँ पर अतिथि मेहमानों को आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे गहन चर्चा यहाँ लगातार हो रही है। न्यायधानी बिलासपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। सुभाष की बात बिलासपुर के साथ, ये कार्यक्रम इसलिए जरूरी ताकि लोगों के बीच धरातल पर रहकर उनके समक्ष हम तमाम मुद्दों को उठा सकें और उसे लेकर चर्चा यहाँ पर की जा सके। संभावनाएं कैसी हैं, क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर काम हो रहे हैं तो चुनौतियां भी निश्चित तौर पर होगी, राह में रोड़े भी आएंगे। ऐसे में किस प्रकार से उन तमाम चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। विकास के लिहाज से अगर देखें तो बिलासपुर शहर का विकास किस प्रकार से हो रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिदृश्य से कामकाज यहाँ पर शहर में हो रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर, विषयों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। पर्यटन को लेकर भी हमने बातचीत की है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के चेयरमैन अटल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में मौजूद रहे। न्यायधानी को पर्यटन के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इसे लेकर भी हम बातचीत हमने की है। साथ ही साथ में युवा नेतृत्व को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि विकास के लिए काफी आधार स्तंभ माने जाते हैं और इसलिए इन तमाम विषयों पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। अब चूंकि बात न्यायधानी की हो रही है, बिलासपुर की हो रही है, ऐसे में बिलासपुर की कोख से कई लाल ने जन्म लिया है और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है प्रदीप शर्मा जी का। मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगी प्रदीप शर्मा जी से कि वे मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी, और इनसे भी अब विस्तृत रूप से और गहन चर्चा होगी। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और प्रदीप शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं शकील साजिद जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं और पुष्पगुच्छ से प्रदीप शर्मा जी का स्वागत करें। जनधारा मीडिया हाउस के सीनियर एचआर मैनेजर शकील साजिद जी पुष्पगुच्छ से प्रदीप शर्मा जी का आभार व्यक्त करेंगे, स्वागत करेंगे। और चलिए अब इस चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, किसी मेरे एक मित्र की कविता की लाइन है कि अच्छे आदमी की खुशबू सिक रही रोटी की तरह होती है। अच्छे आदमी मिल जाते हैं कहीं भी, कभी भी, कई बार निकल के आते हैं किताब के पृष्ठों के बीच में से। तो प्रदीप शर्मा, मैं जब कुछ अच्छे लोगों की बात करता हूं, सोचता हूं जो विचारक हैं, चिंतक हैं, जो अच्छा सोचते हैं तो और जो सादगी से रहते हैं, तो ये सुभाष की बात में मैं प्रदीप भाई से ये तीसरी बार बात कर रहा हूं, पर वो सुभाष की बात नहीं थी। पर हमने जब वीआईपी चैनल का कार्यक्रम किया था तो उसमें कोई इंसिडेंट्स है कि संपत सरल भी थे और प्रदीप भाई भी थे। 1 साल पहले हमने ये कार्यक्रम किया था। उसके बाद हमने एक और चैनल के जब का कार्यक्रम, तब भी हमने प्रदीप जी को बुलाया, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे राज्य में जो कुछ आर्थिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको लेकर जब भी बातचीत होती है, तो मजेदार बात ये थी कि जब प्रदीप भाई बोल रहे थे तो सीएम आए, तो सीएम ने कहा कि नहीं, इनको बोलने देना, रोकना नहीं है, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी चीजें इनसे सीखने और सुनने मिलती है। तो ऐसे प्रदीप शर्मा जी हमारे बीच में। अब सवाल ये है कि इस पूरे राज्य में एक नया कंसेप्ट लेके आया गया कि जब सबसे पहले योजना आई जिसकी बहुत तारीफ हुई, और जितनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली योजनाएं आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं नेपथ्य में, ये फ्रंट में नहीं रहते कभी, मैं इनको हमेशा नेपथ्य में देखता हूं। तो अच्छा कैमरामैन हो, अच्छा पेंटर हो, अच्छा डायरेक्टर हो, नेपथ्य में रहता है, तो ये नेपथ्य में रहते हैं। अब सवाल है, नेपथ्य में रहते हैं और बिलासपुरिया हैं, तो अभी हमने बिलासपुर की बहुत सारी व्यथा सुनी। तो प्रदीप शर्मा बिलासपुर को किस तरह से देखते हैं और वो क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम उनसे ये सुनना चाहते हैं। सुभाष भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप अपने हर अच्छे कार्यक्रम में एक मौका मुझे जरूर देते हैं और आपके कार्यक्रम में आके ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी अपने मित्रों के छोटे से दायरे में बात कर रहा हूँ। आपको स्मरण होगा कि जब हम दुर्ग में बात कर रहे थे और वहाँ पर जो आपने चर्चा किया, संपत सरल जी भी वहाँ थे, तो वहाँ पर हमने 2-3 बातें की थी। वो थी
गांव की सुगंध की, है ना। छत्तीसगढ़ जो है वो एक ऐसा स्टेट है, पूरे हिंदुस्तान में एक अनोखा स्टेट है, जो एक समाज भी है और एक राज्य भी है। ऐसा कोई और दूसरा स्टेट नहीं है जो एक भाषा का हो, जो राज्य भी हो और समाज भी हो। ऐसा क्यों हो सका? ऐसा इसलिए हो सका कि छत्तीसगढ़ का, पृथक छत्तीसगढ़ का आंदोलन हिंदुस्तान में किसी राज्य के लिए किया गया सबसे पहला आंदोलन था, 1956। लोग भूल जाते हैं उसको कि हमारे पूर्वजों ने कितनी लाठियां खाई छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए उस समय, और वो धीरे 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 लोगों के अंदर गया। क्यों गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है उसको ये महसूस होने लगा कि भले हमारे यहाँ का आदमी सीपीएन बरार का मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, वो कहीं ना कहीं पीछे नेपथ्य में ढकेल दिया जाता है, या हम किसी तरह से कॉलोनाइज हो जाते हैं। तो ये जो चीज़, ये जो टीस है, ये छत्तीसगढ़ी के मन में हमेशा बनी रही, और वो फिर एक राज्य के रूप में उभर के आया। आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि मैं बिलासपुर कैसा देखता हूँ, तो विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि हिंदुस्तान मेरी जवानी का कुरुक्षेत्र है और मेरे बुढ़ापे की काशी है। तो बिलासपुर मेरे लिए वही है, मेरी जवानी का कुरुक्षेत्र है और मेरे बुढ़ापे की काशी है, और जवानी और बुढ़ापे के बीच में थोड़ा रायपुर चला गया हूँ, ठीक है। तो हर शनिवार रविवार सब कोई जानते हैं कि मैं अपने गांव में होता हूँ, बिलासपुर में होता हूँ। मैंने पूरे हिंदुस्तान में और बाहर में भी, विदेशों में भी काफ़ी समय पेट्रोलियम के और बाकी नौकरियों के दौरान काटा, लेकिन जो बिलासपुर में जो चीज़ें मुझे मिलती थीं, वो जो सुशांत भाई बोल रहे थे ना कि यहाँ कोई दल नहीं होता, ये सब दल से ऊपर है। ये एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ सवेरे शाम, सवेरे जो है कांग्रेस के लोग भाजपा वालों के साथ बैठते हैं, भाजपा वाले कम्युनिस्ट के साथ बैठते हैं, और एक साथ, और ये बताते भी कि ये चीज़ें तुम्हारी पार्टी क्यों नहीं उठा रही है, क्योंकि हम लोग मूलतः राजनीति को एक समाज में परिवर्तन का टूल मानते हैं। हम उसको अपने जीवन को चलाने वाली एकमात्र विचारधारा कभी नहीं मानते हैं। ये बिलासपुर की खासियत है। तो बिलासपुर मुझे बहुत प्रिय है, और इसलिए मैं तो चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को कहा करता था कि बिलासपुर जैसा सुंदर शहर फुर्सत के समय काटने का कहीं नहीं है। मतलब आप पान ठेले में चले जाइए, आप जगदीश हलवाई के यहाँ चले जाइए, 2 पीढ़ियों से नाश्ता करा रहा है, तो आप उसके घर में जाके खड़े हो जाओ, वो बेचारा तुरंत अपना आलू चाव समोसा चाट जो भी बनाता है ला के देगा और पूछेगा भैया बहुत दिन से दिखे नहीं। तो मैं बताता हूँ उसको, यार आजकल रायपुर चला गया हूँ। ये तब भी वो पूछता था जब मैं 16 साल तक बाहर था। ये जो छोटे शहर की जो खासियत है ना, उससे बिलासपुर सराबोर है। अब बढ़ भी गया है, लेकिन उसमें वो चेंज नहीं आया है, और भगवान न करे वो चेंज आए। तो आप रायपुर में रहकर बिलासपुर को इसी तरह मिस करते हैं, और क्या क्या मिस करते हैं? हमारी और रुचिर भैया की अक्सर लड़ाई होती है, क्योंकि 2 सलाहकार रायपुर के हो जाते हैं और हम 2 सलाहकार गैर रायपुरिया हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं उनको कि रायपुर ने बिलासपुर के ऊपर कॉलोनियल कब्जा किया हुआ। एक मुझे एक बात और बताता हूँ सर आपको। रतन सिंह, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर है, तो रतनपुर के जो राजा थे रतन सिंह, उनके 2 बेटे थे, पृथ्वीपाल सिंह और राय सिंह। तो एक बार दक्षिण का कोई राजा, उसने छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया। तो जब छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया तो वो लड़ते लड़ते वो लगभग बिंद्रा नवागढ़ तक आ गया। तो यहाँ से ये निकले रतनपुर से लोग, पूरा फौज फटाका लेके, और फिर उसको चित्रकूट में जाके हराया, और इतना हराया, इतनी भयानक लड़ाई हुई, और भागा वो हार के, और भागते भागते समुद्र में कूद के भागा, तब तक पीछा किया गया। तो छत्तीसगढ़ी लोग इस टाइप के होते हैं, पहला चीज। दूसरा कि उसके बाद उसने बोला कि रतन सिंह ने बोला कि ऐसा करो, एक दक्षिण में भी अपन एक छोटा सा अपना चौकी बना लेते हैं रतनपुर राज्य का।
तो एक जगह चयन किया गया, बढ़िया बनाया गया, उसको बोला, उसने कहा कि बड़ा लड़का पृथ्वीपाल है वो यहाँ रुक जाए, छोटा लड़का है उसको वहाँ भेज देते। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो क्यों नहीं जाओगे? बोला वहाँ महामाया नहीं है, वहाँ तालाब नहीं है, वहाँ नदी कहाँ, खारून नदी कहाँ मिलेगी मेरे को, है ना। तो उसने कहा मैं सब बना देता हूँ। फिर रतनपुर के हिसाब से बिल्कुल रतनपुर की फोटोकॉपी एक शहर को बनाया गया जिसका नाम रायसिंह के ऊपर में रायपुर पड़ा। वहाँ पर महामाया है, रतनपुर की तरफ बूढ़ा तालाब है, रतनपुर की तरफ बूढ़ादेव है, रतनपुर की तरफ यहाँ तक कि हमारी नदी का नाम खारून है, पुराना नाम खारून है हमारा। तो वहाँ जो नदी बहती थी ना, जो पाटन से निकलती है, उसका नाम उन लोगों ने खारून रखा ताकि वो मिस मत करे। तो हम लोग सर बिलासपुर वाले बड़े विनम्र हैं, सज्जन हैं, और हम लोगों ने उनको एक शहर बना के दिया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अटल भाई को पर्यटन का जिम्मा दिया है कि वो यहाँ के लोग अच्छा शहर बना के देते हैं। तो मैम ऐसे ये हिस्टोरिकल फैक्ट है सर जी कि रायपुर इज ट्रू रिप्लिका ऑफ रतनपुर। वहाँ भी 36 तालाबों के मंडल है। रतनपुर में तो खैर 285 तालाब है, लेकिन रायपुर में भी किसी समय में 140 तालाब होते थे। ये आपने अच्छी बात की। अनुपम मिश्र की किताब है कि तालाब अभी भी खरे हैं, और छत्तीसगढ़ तालाबों के लिए जाना जाता था। पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तालाब जो है सौंदर्यीकरण के नाम पर या कॉलोनी के नाम पर पट रहे हैं। और आप जो है जिस योजना को आप विचार से संचालित करते हैं, नरवा गुरुआ बाड़ी, ये कहीं ना कहीं जल को बचाने की योजना, ये किस तरह से आप चीजों को देखते हैं? सर जब मैं छत्तीसगढ़ 16-17 साल बाद पढ़ाई लिखाई नौकरी वगैरह करके लौटा, तो मैंने 2 चीज़ बड़ा मिस किया। जिन गाँवों को मैं जैसा छोड़ के गया था वो गांव वैसे नहीं थे। हम लोग का सुबह शुरुआत होता था, सबसे पहले उठे और सीधे तालाब गए, और वो तालाब में सब कुछ नहाना, तैरना, खेलना, फिर लौटना, और लौटने के बाद फिर गांव के काम में लग जाना। शुरुआत तालाब से होती थी। तालाब जीवन ही नहीं सर, वो एक संस्कृति है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये बता के आपको कि अनुपम जी अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने रायपुर आके कहा मुझे कि वो रतनपुर देखना चाहते हैं। तो मैं उनको रतनपुर लेके आया। रतनपुर देखने के बाद उन्होंने कहा प्रदीप मुझे मेरे जीवन की एक बड़ी अभिलाषा आज पूरी हो गई। और वहाँ से लौटे बड़े खुश होके। कुछ समय बाद मैं बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं उनके, और कुछ दिन बाद जो है वो नहीं रहे। तो उन्होंने रतनपुर को इतना लिखा था पर देखा नहीं था। तो मुझे लगा सर जब लौटा मैं, तो मुझे लगा कि ये तालाब गायब हो गए। तो मुझे लगा कि क्या क्या गायब हो गए उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। तो 4 चीज़ें सामने आई। पहला आया, हमारे छत्तीसगढ़ में सर 33,000 नाले हैं, छोटे बड़े 211 किलोमीटर लंबे 33,000 नाले हैं, और 20,000 गांव हैं। बाकी नाले जंगल में हैं, पर कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके आजू बाजू से एक नाला नहीं गुजरता हो। इन नालों को साल भर बहने वाला बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने 55,000 तालाब उस समय बनाए थे। अभी लैंड यूज चेंज होने से लोगों की अलग अलग चीज, मतलब मनरेगा में ऐसी बातें हुई कि जिधर से पानी आता है उधर ही काट दिया गया, सड़क बन गई, तालाब सूखने लगे। तो मुझे लगा कि तालाब तो ठीक है, लेकिन गांव का सबसे लो लाइंग एरिया नरवा यानी नाला होता है, तो पानी अपना रास्ता नहीं भूलता सर। अब पानी जो है आखिरी में नाला को फ्लड कर ही देता है। चाहे आप कुछ भी बना लो, बड़ा सिटी बना लो वहाँ पर, वो सिटी को फ्लड कर देगा, क्योंकि वहाँ तो नाला था ना। तो सबसे पहले हमने कहा कि नरवा बचाना चाहिए। फिर आया गरुआ। गांव में गाय, मतलब सर जो हमारे गांव में गोधूली वेला का समय होता था, तो एकदम बिल्कुल घंटियाँ वंटियाँ बजाते हुए गाय आ रही है, दिया बाती हो रहा है, चूल्हों से धुआं उठ रहा है, अंगीठी में कुछ कुछ पक रहा है, बच्चे अपना बिस्तर तैयार कर रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, मतलब एक पूरा माहौल होता था। अभी क्या है सर, गांव में जो गाय है ना, वो जिस समय में गांव में आती थी उस समय में वो गांव से बाहर जाने लगी, क्योंकि सारा चारागाह इंक्रोचमेंट हो गया और किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ सर कि जहाँ मैंने पढ़ाई की, मैंने IIT से 2 M.Tech किया है, और ये जो पूरी इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है सर, इसमें गांव और उसकी ज़िंदगी कहीं नहीं है। तो यहाँ जो मुख्यमंत्री हुए थे, उनकी तकलीफ ये थी कि वो
ये डेवलपमेंट जो विकास है ना उससे बड़े प्रभावित थे। इनके विकास का मतलब था सड़क, 4 लेन, जरूरी है ये, लेकिन सर आप ये सोचिए कि एक 4 लेन हाईवे बनता है तो गांव का आदमी ये सोचता है कि अब मेरा बेटा इसमें साइकिल पकड़ के सीधा शहर चला जाएगा। तो ये जैसे अंग्रेज लोगों ने रेल लाइन बनाई थी ना यहाँ के कोयले को लूटने के लिए, इसको, तो ये छत्तीसगढ़ में उस तरह का हो रहा था। तो मुझे लगा कि गौठान बनाना चाहिए, तो गरुआ की बात आई। हमारे यहाँ पर कार्बन का जो परसेंटेज सॉइल में था वो 26% 22 सालों में घट गया, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर इतना डाला और घुरवा का जो चीज़ था उसको हमने डालना बंद कर दिया खेत में, कंपोस्ट बंद हो गया। तो धान तो हो रहा है लेकिन उसकी लागत मूल्य लगभग डबल हो गई है। तो किसान अमीर नहीं हो रहा था, किसान गरीब हो रहा था। भूपेश जी ने फिर उसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना से काफ़ी पैसा दिया तो थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन धरती का क्या करेंगे। और सर धरती जो है, गाय जो है ना छत्तीसगढ़ की, वो दूध देने के लिए नहीं पाली जाती है। जितना मनुष्य के लिए दूध जरूरी है सर, उतने ही खेत के लिए गोबर जरूरी है। तो वो गोबर को पहचान के उसका वर्मी कंपोस्ट बना के 20 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना, 200 करोड़ का गोबर खरीदा गया, ये सारा का सारा किसानों खेत में गया। तो ये काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। बाड़ियाँ, घर में आप जाइए तो हम लोग के यहाँ कोई शादी करने जाता था ना तो बोलता था उसका बाड़ी देख लेना, लड़के के यहाँ बाड़ी देख लेना, क्योंकि मेरी बेटी के घर में रात को यदि कोई सब्जी बनाना हो, कुछ नहीं मिले तो बाड़ी अच्छा होगा ना, तो घर में कुपोषण नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ में हर घर के पीछे बाड़ी होती थी। वो बाड़ियाँ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, उसको फिर से शुरू किया गया। तो ऐसे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी आया। तो मुख्यमंत्री जी गांव के हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया। कांग्रेस ने नारे पे लड़ाई लड़ी, जीत गई। तो उसके बाद फिर हम लोग तो लगा ठीक है अब जीत गई कांग्रेस, तो फिर अचानक एक दिन हमको कॉल आया, चलो आ जाओ वापस। तो हमने कहा क्या करेंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा जिस सपने को दिखाए हो उसको पूरा कौन करेगा। तब से ये कार्यक्रम चालू है और आज तक बिना थके। जो गांधी जी का ग्राम स्वराज है, जो उसकी परिकल्पना है, भूपेश बघेल भी बार बार गांधी को याद करते हैं, आपसे भी बातचीत होती तो गांधी आपके अवचेतन में होते हैं। और आपको लगता है कि गांधी जो है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था या हमारी मजबूती का जो उन्होंने जो एक मॉडल बताया वो कारगर है, तो कहीं आप इसको गांधी की परंपरा से भी जोड़ते हैं? बिल्कुल सर, गांधी जो है एकमात्र, देखिए हिंदुस्तान में 3 लोग हुए जो बड़े लोग हुए। एक है गांधी, दूसरे हैं अम्बेडकर और तीसरे हैं बहुत बड़े आदमी हैं सुभाष बोस, उसके बाद नेहरू आते हैं। इन तीनों की खासियत यह कि तीनों गांव में कभी नहीं रहे। गांधी संपत जी गांव में कभी नहीं रहे, पर जब गांव में वो 2 साल तक घूमे ना तो उनको ये समझ में आ गया कि ये जो स्वतंत्रता की लड़ाई है इसको बहुत थोड़े लड़ने की जरूरत है, क्योंकि गांव गणराज्य है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन राजा है। यहाँ के गांव में आप सीरियसली जाएंगे तो यहाँ के लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कौन राजा है। बहुत पहले मैं काम कर रहा था गांव में, इस सरकार में आने के पहले, तो एक आदिवासी को मैंने बताया, शुरू किया, गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया, गांधी जी ने ये किया। तो मेरे को अपना बीड़ी उड़ी सुलगाया उसने, फिर बोला बाबू जिला तुमन महात्मा गांधी कथा तेने लामन इंदिरा गांधी कथन। मतलब ये जो चीज आप कह रहे हो कि ऐसा किया वैसा किया, ये सब तो इंदिरा गांधी ने भी किया है, तो हमारे लिए इंदिरा गांधी इज इक्विवेलेंट टू गांधी। मैं दंग रह गया उसकी इस समझ को देख के। तो गांधी ने इस समझ को समझा कि कोई नृप होए हमें कहानी कहना जो है वो इस बात का प्रतीक है कि ये लोग अंग्रेज को अपना राजा नहीं मानते। तो गांधी ने अपनी किताब में लिखा कि आप हमारे राजा तभी तक हैं जब तक हम आपकी प्रजा बने हुए हैं। और वहाँ से जो गांधी की सोच शुरू हुई तो उन्होंने छोटी छोटी जातियों को खड़ा किया, उनके उत्पादन को खड़ा किया। और गांधी ने पूरी लड़ाई इकोनॉमिक्स पे लड़ी, पॉलिटिक्स पे तो 1942 के बाद आई है, उसके पहले चरखा है, करगा है। यहाँ तक कि गांधी ने हरित खाद बनाने के लिए कमेटी बनाई और उसका अध्यक्ष किसका बनाया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया। तो ये चीज़ों को हम लोग को समझ में आया कि स्वतंत्रता के 70 सालों में ये गांव का जो हिस्सा है थोड़ा पीछे रह गया था। तो भूपेश जी आए तो उन्होंने देखा कि वो पुराना जो सभ्यता का जिन चीज़ों को हम इम्फेसिस कर रहे थे उससे गांव दरिद्र हो रहा है, तो उन्होंने पीछे चीज़ों को जो गांधी का रास्ता था फिर खड़ा किया, तो ये चीज़ें चल निकली। सरकार ने एक योजना लाई रोका छेका। हम देखते हैं कि शहरों में खास करके, गाँव में तो ठीक है कि
इसके बावजूद जैसे गोबर भी खरीद रही सरकार, गोमूत्र भी खरीद रही है, रोका छेका भी लाई, पर जानवर जो हैं वो सड़क से गायब नहीं हो रहे हैं, उनकी वो सड़क पे दिख रहे हैं। और आए दिन कोई जानवर किसी ट्रक में दब जाता है या कहीं कोई देख लेता है, जबकि हमारे देश में परसाई लिखते हैं कि बाकी देशों में गाय दूध देने के काम आती है, हमारे देश में दंगा कराने के काम आती है। तो ये जो गाय को लेकर सोच है, या इसको जरा बताइए। सर देखिए, छत्तीसगढ़ में सर ट्रैक्टर के आने के बाद बैल बेकार हो गए, अब बैल पालना मुश्किल हो गया। फिर दूसरा ये था, गोबर का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। ट्रैक्टर का हालत ये था सर कि एक गांव में 5 ट्रैक्टर है, सबसे पहले वो धान ढोता है, धान ढोने के बाद फिर वो सड़क का कार्य, मनरेगा कार्य, गिट्टी धोता है, उसके बाद रात को 11 बजे 12 बजे वो गोबर खाद को खेत में डालने का अपॉइंटमेंट देता है। तो कौन किसान जाएगा? तो अब ये किसान जो है धीरे धीरे इंक्रोचमेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, गोबर का कोई उपयोग नहीं था, तो इसने अपनी गायों को भी बहुत दुखी मन से लेकिन विदा कर दिया। सर छत्तीसगढ़ में 1,10,000 गाय है, सॉरी 1,10,00,000 गाय है। 1,10,00,000 गाय में सर 33 लाख गाय लावारिस है। हाँ, अब 33 लाख गायों के लिए 10,000 गौठान हमने बनाए। धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, अब चीज़ें आ रही है। एक बात और कहना चाहूँगा सर, रोका छेका जो है वो आवाहन होता है, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना है, पर रोका छेका हर गांव की व्यवस्था है। तो आह्वान करती है सरकार कि चलो भाई अब रोका छेका कर लो, तो उसमें अब शहर का आदमी कैसे रोका छेका करेगा? ठीक बरसात के टाइम में रोका छेका होता है, वो दूध दूता है, उसके घर में इतना कीचड़ हो जाता है वो सड़क में छोड़ देता है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि इसके लिए दईहान बना रहे हैं, छोटे गांव के लिए गौठान और शहर के लिए बड़ा 80-50 एकड़ में दईहान, जो पुरानी परंपरा है, तो शायद अब धीरे धीरे रुके। कांग्रेस अपने विधायकों के लिए भी उधर मध्य प्रदेश में रोका छेका नहीं कर पाई, कई जगह रोका छेका की कोशिश हुई, पर जीतते लोग हैं कांग्रेस से, पार्टी किसी की बन जाती थी। रोका छेका राजनीति में कितना कारगर होगा? सर सामान्य तौर पे मैं राजनीति का वैसे ही बाहर से दर्शक हूँ जैसे आप हैं, लेकिन फिर भी इसमें मैं एक बात आपने कहा है, बहुत सुंदर बात है, ये बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के पैरेलल कांग्रेस में 2 हिस्से थे। एक हिस्सा गांधी का हिस्सा था, गांधी कांग्रेस के सदस्यता छोड़ चुके थे, और गांधी की एक पूरी परंपरा थी सर्वोदय की परंपरा, और ये सर्वोदय की परंपरा जो थी ये राजनीतिक कांग्रेस की परंपरा के ऊपर में हमेशा भारी रहती थी। लेकिन 77 में आके सर ये जो हुआ कि सर्वोदय जो है जयप्रकाश नारायण के कारण सर्वोदय पूरा का पूरा उठ के एंटी कांग्रेस मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हो जाए, हो सकती हो जाए। तो ये जो चीज हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कांग्रेस जो राजनीतिक दल है उसको अपने वापस मूल्यों में लौटने में 15-20 साल लग गए। और बीजेपी में अभी ये हुआ है कि बीजेपी के पास एक मॉरल कीपर एक संस्था है आरएसएस, तो कुछ भी गलत सलत हो रहा है तो वो लोग इंटरवीन करते हैं, वहाँ से दिशा निर्देश लेते हैं। कांग्रेस जो है उसके पास सर्वोदय था, विनोबा उसके सबसे बड़े आदमी थे, लेकिन वो खत्म हो गया। तो कांग्रेस यदि उसको अभी बहुत तेजी से कोशिश कर रही है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा जो नई कांग्रेस बन रही है, शायद उसमें उस तरह की सांस्कृतिक चीज़ें खड़ी होंगी। और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीतने के लिए यात्रा नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कांग्रेस अपने पुराने मूल्यों पे लौट रही है, जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करती। तो ये जो चीज़ है शायद कांग्रेस में एक परिवर्तन लाएगा, जो ये भी जो जिस तरह के हम देख रहे हैं ना, कांग्रेस के लोग चले जाते हैं वाला जो नारा चल रहा है, उसको दूर कर देगी। और वैसे भी सर इसके पहले इसी छत्तीसगढ़ में भाजपा के बहुत सारे लोग कांग्रेस पे चले गए थे, तो ये तो आना जाना लगा रहेगा। हरियाणा से शुरू हुआ, आया राम गया राम, पूरे देश का चरित्र बन गया। ये पहली बात नहीं है हाँ, कि वहाँ हुआ करके। हाँ ठीक कह रहे। तो प्रदीप जी से बात सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक निदा फाजली का शेर है कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे संग आम के मीठी हो गई धूप। तो इनके साथ बैठ के बात करने का बहुत आनंद आता है।
पर चूंकि हमको संपत सरल को सुनना है और हमने एक और ग्रुप बचा हुआ है, तो मैं फिर से पीयूष को बुलाऊंगा। पीयूष, तुम अपने लड़के को ही भेज सकते थे, उम्र दराज हो रहे हो तुम, ज्यादा ऊपर ऊपर हो रहे हो। थैंक यू सर। तो बहुत सारे विषयों पर और मुद्दों को लेकर गहन चर्चा यहाँ पर हुई है। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ में थे, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के उनके सलाहकार। क्योंकि बिलासपुर की बात हो रही है, हम उस शहर में हैं और बिलासपुर की कोख से कई लाल ने जन्म लिया है और उन्हीं में से एक हैं प्रदीप शर्मा जी। कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, समय से हम बंधे हुए हैं। इसी वजह से इस चर्चा को, जिसे बातचीत को सुनकर ऐसा लगता है कि ये चर्चा और भी होती रहनी चाहिए, निष्कर्ष उसका निकलते रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं समय की बाध्यता है जिससे हम सभी बंधे हुए हैं। और फिर संपत सरल जी भी हमारे साथ में हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कला, संस्कृति और साहित्य से जुड़े विषय को लेकर, जिसके लिए मंच पर मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगी पैनलिस्ट के तौर पर सचिन शर्मा जी, मधुकर गोरख जी, सुनील चिपड़े जी, नथमल शर्मा जी। आप सभी से विनम्र आग्रह कि आप मंच पर आएं और साथ ही कला, संस्कृति और साहित्य के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ बिलासपुर एजुकेशन हब, संभावनाएं और चुनौतियों को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा यहां पर होगी, जिनके लिए बतौर पैनलिस्ट मैं मंच पर इनसे भी आग्रह करती हूं कि वे मंच पर आए। प्रतीक गुप्ता जी, अजय श्रीवास्तव जी, मनीष श्रीवास्तव जी। और साथ ही PR यादव जी से भी विनम्र आग्रह है कि वे भी मंच पर आएं, कर्मचारी नेता। तो बिलासपुर शहर को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, पर्यटन, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है। नरेंद्र पटले जी से भी विनम्र आग्रह है कि वे मंच पर आएं और अपना वक्तव्य रखें। प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं और उनके साथ में बतौर पैनलिस्ट हम एक एक करके तमाम मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करते जा रहे हैं और गहन चर्चा यहां पर हो रही है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर विस्तृत चर्चा की है, जिस पर माननीय विधायक शैलेश पांडे जी, माननीय महापौर रामशरण यादव जी हमारे साथ में बतौर पैनलिस्ट मौजूद रहे और साथ ही यहाँ हमारे साथ में क्रेडाई चेयरमैन अजय श्रीवास्तव जी, क्रेडाई मेंबर सुहेल हक जी भी हमारे साथ में मौजूद रहे। उसके बाद हमने बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवा और संभावनाओं को लेकर भी गहन चर्चा यहां पर की, साथ ही कला, संस्कृति, साहित्य और बिलासपुर एजुकेशन हब, संभावना और चुनौती, इसे लेकर अब विस्तृत रूप से बातचीत यहां पर होगी, क्योंकि कला, संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देना और उसे स्थान देना, उसके उत्थान के लिए काम करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना शहर का विकास करना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही एजुकेशन हब पर भी कितनी संभावनाएं हैं, चुनौतियां लेकिन कितनी आ रही है, क्योंकि अगर विकास होगा तो कहीं ना कहीं राह पर रोड़े भी होंगे और ऐसे में जरूरत है कि बीच का रास्ता जरूर निकाला जाए। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी और अब सुभाष सर से आग्रह कि वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, चर्चा लगातार जारी है और हम लोग चूंकि टीवी का एक प्रोग्राम है, तो टीवी में हमारे साथी कहते हैं कि टीवी का प्रोग्राम जो होता है वो मैदानी नहीं होता है, वो स्क्रीन के लिए होता है, क्योंकि वो हमेशा रहता है और इसको हम कई बार अलग अलग अंश में अलग बार दिखाएंगे। जब भी मौका मिलेगा तो चैनल पर ये बार बार दिखेगा। तो हम बात कर रहे हैं कला, संस्कृति, शिक्षा, कर्मचारी जगत, ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इनका एक दूसरे से नाता है।
तो यदि हम देखते हैं कि हम स्कूली शिक्षा की बात करें या महाविद्यालयीन शिक्षा की बात करें, तो हमको कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि अभी जो बहुत सारा यूथ है वो कैरियर को लेकर बहुत सजग है। वो जिस तरह जब हमारी पीढ़ी थी तो ये भी था कि हमारी पीढ़ी के पास मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो हम किताबों में जाते थे, हम नाटकों में जाते थे, गोष्ठियाँ होती थी, पाठक मंच होता था। पर अभी जो नए यूथ है उनके पास चुनौती, एक तो नौकरियां कम है तो उनको अपने कैरियर की है, दूसरा यदि वो थिएटर में जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ तत्काल कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। अभी लोग चाहते हैं कि तुम ऐसा कुछ करो कि तत्काल रिजल्ट मिले। तो अभी हम देखते हैं कि टीवी चैनलों पर बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिसमें माता पिता भी इस बात के लिए प्रमोट करते हैं कि बच्चे को तत्कालिक रिजल्ट मिले, पर बाकी चीज़ों में उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलता और पैसा भी नहीं मिलता और ग्लैमर भी नहीं है। ये अलग बात है कि जो लोग टीवी में इंडियन आइडल बनते हैं वो 2 साल बाद कहाँ जाते हैं, 3 साल बाद कहाँ खो जाते हैं, पता नहीं चलता। कितनी सुंदरियाँ बनती हैं, अलग अलग ब्रह्मांड सुंदरी से लेकर मोहल्ला सुंदरी तक, पर फिर उनका क्या हश्र होता है वो हम सब देखते हैं। बहरहाल तो हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है तो हम बात संक्षेप में करेंगे और हमने अपने पैनलिस्ट को आमंत्रित किया था। तो सबसे पहले हमारे बीच में सबसे युवा प्रतीक हैं, हम उनसे चाहेंगे कि एक यूथ जो है, चूँकि वो जिस व्यवसाय से जुड़े हैं, किताबों के पढ़ते लिखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बाहर से पढ़ के आए, तो एक युवा जो है किस तरह से चीज़ों को देखता है। तो चलिए प्रतीक जी आप ही से शुरू करते हैं, बताइए। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड सर। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि एजुकेशन सेक्टर में हम बिलासपुर में क्या कर सकते हैं। सर मेरे हिसाब से इस पूरे चर्चा को मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूँगा। एक तो जो प्रेजेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा हम उनके अलावा नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लाने के लिए या उसकी प्रणाली को और अच्छे से काम करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं। सर जो प्रेजेंट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर से 3 हिस्सों में बढ़ता है। एक प्राइमरी हो गया, एक हाई स्कूल हो गया और एक हायर एजुकेशन हो गया। आप देखेंगे कि बिलासपुर शहर में सबसे ज़्यादा प्ले स्कूल खुल चुके हैं आज की डेट में। जितने भी प्राइवेट रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर मान लीजिए कोई एरिया जैसे ओल्ड हाईकोर्ट रोड का एरिया है जहाँ किताब की दुकानें हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं, और वो जो रहवासी थे वो कोई पॉश एरिया में चले गए, तो वहाँ पर प्ले स्कूल्स खुल गए हैं। तो बिलासपुर में हर गली मोहल्ले में प्ले स्कूल्स खुल गए हैं। और जो नए पीढ़ी के माँ बाप हैं वो सबसे पहले 2-2.5 साल में स्टार्टिंग से ही प्ले स्कूल भेजना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बल्कि मेरे हिसाब से कोई भी बच्चे का या किसी का भी जो फर्स्ट सोशलाइजेशन होता है वो फैमिली होती है, जिसकी वजह से हम फैमिली वैल्यूज़ या जो भी आप पारिवारिक वैल्यूज़ कहें सर, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली सेटअप से आता हूँ तो मैं उस पर ज़्यादा बेहतरी से बात कर पाऊँगा। तो मेरे हिसाब से जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लर्न बाय फन होना चाहिए। हमको स्टार्टिंग से ही एकेडमिक्स मार्किंग सिस्टम ये सब के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम 4 भाई हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। अब हमारे यहाँ क्योंकि जॉइंट फैमिली तो हम पापा लोग बोलते हैं, जन्म एक ने दिया मगर पाला दोनों ने है। तो पापा चाचा ने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। वो जो एक मार्किंग के पीछे भेड़ चाल थी कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, उस पर हम कभी आगे नहीं रहे। एक चीज़ तो ये सर। दूसरा सर मेरे हिसाब से बिलासपुर में क्योंकि इतने स्कूल्स हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ करिकुलम है, बट क्या यूनिफॉर्मिटी ऑफ टीचिंग हो रही है, इस पे भी हमको फोकस करना चाहिए। जैसे बिलासपुर में हर इनकम वर्ग के लिए अलग अलग स्कूल खुल चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई बेहतर इनकम वर्ग वाला है तो वो अपने बच्चों को बेहतर जहाँ फीस ज़्यादा है वहाँ स्कूल में भेजता है। बट हमको ये फोकस लाना चाहिए शहर में खासकर कि हर स्कूल में लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। और मेरे हिसाब से सिर्फ करिकुलम सेम होने से कुछ नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि सर हेल्दी कंपटीशन सब स्कूलों में प्रमोट होगा। सर दूसरा हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में सर आज की डेट में हम जॉब ओरिएंटेशन की बात ज़्यादा कर रहे हैं कि हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे,
मुझे आज भी याद है जब मैं क्लास 10th में था, क्योंकि बचपन से शॉप जाता था, इंजीनियरिंग की आज से 10 साल पहले इतनी किताबें बिकती थी कि हम सोच नहीं सकते थे, हाईएस्ट सेल होती थी। आज इंजीनियरिंग की कोई किताब नहीं लेना चाहता है। एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन बैंक्स, हर कोई क्यूबी सॉल्व करके बनना चाह रहा है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मतलब आज के डेट में NITs और IITs और जितने भी IIITs, इनमें सीटों की होड़ इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो हमारे लोकल कॉलेजेस होते थे, जैसे GEC में पहले 10-15 साल पहले जो पढ़ाई का स्तर था वो आज भी बरकरार होगा, बट बच्चे हैं वो बुक्स से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। एवरीवन वांट्स टू लुक एट द शॉर्टकट्स। तो ये मेरा कहना है। सर एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें 2 चीज़ों की बात हुई थी। एक तो रिसर्च बेस्ड अप्रोच की बात हुई थी। तो मेरे हिसाब से जो रिसर्च बेस्ड कॉलेज में पढ़ाई होती है, उसमें जो स्टाइपेंड मिलते हैं, उसमें अगर बढ़ोतरी आएगी तो हो सकता है यहाँ के लोग भी रिसर्च करें। और दूसरा सर, इस सब चीज़ों की वजह से बिलासपुर को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में डेवलप होते देखना चाहेंगे हम सब। और सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि सबने बात कही बिलासपुर में श्यामलाल चतुर्वेदी जी की और सब की। बिलासपुर से एक 2006 में पद्मश्री अवार्ड मिला था श्री नरेंद्र कुमार जी को। ये बिलासपुर के नॉर्मल स्कूल से पढ़े थे, उसके बाद ये IIT खड़गपुर गए। ये थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और ये होमी जहांगीर भाभा सेंटर में न्यूक्लियर एनर्जी पे काम किया है और ये बिलासपुर के हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू। तो हमारी जानकारी में प्रतीक ने इजाफा किया है। प्रतीक जो बात कर रहे थे, तो सचिन शर्मा जो है ऐसे तो यहाँ संस्कृति कर्मी के रूप में, पर वो बुनियादी रूप से शिक्षक हैं। तो वो एक संस्कृति कर्मी, एक शिक्षक भी होता है, वो लोक शिक्षक होता है। वो अपनी उसकी क्लास जो है, पता नहीं कितने विद्यार्थी वो जानता नहीं, क्योंकि सामने जो बैठा है वो क्या सीख के जा रहा है, और क्लास में तो अपने विद्यार्थी को जानता। सचिन, आप किस तरह से चीजों को देखते हैं? धन्यवाद सुभाष भाई। सबसे पहले तो ये जो कार्यक्रम है, इसका आयोजन बिलासपुर में करने के लिए मैं जनधारा मीडिया ग्रुप और आपको आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मैं एक शिक्षक भी हूँ और रंगकर्मी भी हूँ, तो मेरे लिए ये दोनों काम एक तरह से प्रशिक्षण का ही है। रंगमंच भी जनता को प्रशिक्षित करता है और शिक्षक तो अपने विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता ही है। दोनों ही काम जिम्मेदारी का काम है। दोनों में ही आप बिना उद्देश्य के आप काम नहीं कर सकते। दोनों उद्देश्यपूर्ण होना जरूरी है। सामाजिक सरोकार दोनों में जुड़ा हुआ है, दोनों सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए चीजें हैं। तो और रंगमंच के लिए हम लोग, आप तो खुद थिएटर से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबा अनुभव आपका। आप जानते हैं कि सामूहिक कर्म है, बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत लंबा समय रिहर्सल करते हैं और उसके बाद उस चीज को जब प्रस्तुत करने के लिए हमको दर्शक के साथ रंगमंच की भी जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं कर सकता, पर मैं अपनी एक बात यहाँ जरूर रखना चाहूँगा कि इस शहर में एक बहुत कमी है जो हमको खलती है। रंगकर्मी के तौर पे हम लोग जो देखते हैं, एक अच्छे थिएटर हॉल की कमी है। जो सचिन, इसमें मैं हस्तक्षेप करूंगा कि एक अच्छे थिएटर हॉल के साथ साथ अच्छे दर्शक भी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं इस शहर में आया हूं और इस शहर में मान लो मैं कोई अच्छी बात कर रहा हूं, तो यदि मैं बहुत सारे आयोजन चूंकि मैं खुद करता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे गंभीर जो दर्शक है या श्रोता है वो गायब हो रहा है। अगर मैं मान लो यहाँ किसी गुदगुदीबाज आदमी को बुला देता, मैं या किसी सिनेमा के, टीवी के किसी उभरते हुए जिसके पास विचारों की शून्यता है, तो लोग लपक के आते हैं। पर मैं देखता हूं कि अशोक वाजपेयी जैसा वक्ता आता है और 20 लोग बैठे होते हैं। तो ये बात इस समय बहुत चुनौती है, क्योंकि आप थिएटर से जुड़े हैं, तो थिएटर के सामने भी ये चुनौती है कि आप प्रेक्षक तो बना लेंगे, पर आप एक गंभीर दर्शक जो है जब तक आप नहीं बनाएंगे तो ये प्रेक्षक तो ये भी है। मैंने तो यहाँ भी आपका प्ले देखा है, तो ये इसको कैसे दूर करेंगे, ये मुझे बताइए। सुभाष भाई, जहाँ तक इसके बारे में मेरा अनुभव जो है कि बिलासपुर को
हम संस्कार धानी कहते आ रहे हैं, अभी न्यायधानी कहने लगे हैं। बिलासपुर में नाटकों के बहुत अच्छे दर्शक हैं। हम लोगों को, हमारे लिए कभी दर्शकों की कमी नहीं पड़ी है। और अभी हमने जो आयोजन किया उसमें भी आप उपस्थित थे, आपने देखा ही होगा कि दर्शकों की कमी नहीं है। यहाँ लगातार थिएटर होते रहे हैं। 1960 से, मेरे ख्याल से 1960 में पृथ्वीराज कपूर जी ने आके यहाँ अपना थिएटर किया, और लंबी परंपरा। आप तो बहुत सारे नाम भी लिए हैं, बिलासपुर शहर से सत्यदेव दुबे जी रहे। तो यहाँ दर्शक हैं, नाट्य प्रेमी दर्शक हैं, ऐसा मेरा मानना है। अच्छे नाटक हो तो दर्शक जरूर आते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसी क्रम में मधुकर गोरख जी भी चूंकि थिएटर से जुड़े हैं और लंबे अरसे से, तो मैं मधुकर से चाहूंगा कि सचिन की बात में वो क्या सप्लीमेंट करना चाहते हैं। सुभाष भाई, ये बड़ा आपने जो हमें सम्मान दिया है इस पैनल में बुलाकर, और मैं जनधारा का और आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। दरअसल बिलासपुर की एक समस्या रही है कि यहाँ पर उस तरीके के थिएटर ग्रुप रहे नहीं। जब 79 में आप भी थे, आए थे बिलासपुर में देखने के लिए, बकरी नाटक जब हम लोग किए थे, तो उस समय एक भी थिएटर हॉल बिलासपुर में था नहीं। अलकनंदन के नेतृत्व में किए थे, लेकिन वो इतना सफल रहा कि जो यहाँ पर राघवेंद्र राव सभवन में किए तो पूरा खचाखच भरा था हॉल। और उसी के बाद फिर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया। सचिन भाई, अरुण दाभड़कर, मोबिन भाई, हम लोग यहाँ पर हैं। 1000 शो से ज़्यादा हम लोगों ने हत्यारे का शो किया, गांव-गांव में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिलासपुर में, उड़ीसा में, यहाँ तक हिमाचल तक जाकर एक एक दिन में 10-10 शो किए नुक्कड़ नाटक। तो हमको तो पहले वो जादू वाला समझते थे कि जादू दिखाने आए, लेकिन जब वो कहानी और विचारधारा और युवा समस्या और देश की समस्या और सांप्रदायिकता को सुनते थे, तब वो बुजुर्ग लोग आके हमको बोलते थे कि बेटा, देश को तुम ही लोग बचा सकते हो। ये उनके कमेंट्स थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो देखने के बाद बोलते थे कि बेटा, तुम ही लोग देश को बचा सकते हो। तो ये आज तक हमारे जहन में वो चुंबक की तरह चपक गया है कि वो बुजुर्ग आदमी क्या सोच के बोला है हमारे नाटक का। तो समरथ को नहीं, दोस्त गोसाई को तो हम लोगों ने भी 1000 से ज़्यादा किया। तो हमको क्या है, जब दर्शक नहीं मिलता तो हम गांव में जाते हैं, चौपालों में जाते हैं, गुड़ी में जाते हैं, सड़क में जाते हैं, चौक चौराहों में करते हैं नाटक। वहाँ जरूर हमको 150, 200, 300 दर्शक मिल जाते हैं। लेकिन जब हम आह्वान करते हैं कि आज हमारा प्रोसिडियम थिएटर में हमारा ये शो होने वाला है, तो उनमें से अधिकांश लोग आते हैं देखने के लिए। अभी हम लोग ने एक रैली निकाला बिलासपुर में, अनाउंस करते गए कि भाई राम मंदिर में हमारा नाटक होने वाला है, 2 दिन चलेगा, 4 नाटक होंगे। लोग, हम नहीं जानते थे कि ये दर्शक कभी देखे नहीं है, वो दर्शक के रूप में उपस्थित हो गए क्योंकि उनको जानकारी हुई। तो प्रॉपर जानकारी भी होना चाहिए। देखना किनको है, जो रोज देखते हैं, जो कला संस्कृति के बारे में रोज बात करते हैं, वो नहीं देखेंगे। अभी मैं देख रहा था, कुछ दर्शक ऐसे आए थे, अरे यार ये तो चलते ही रहता है करके उठ के चल दिए। लेकिन जो नहीं देखे हैं, कभी प्रोसिडियम थिएटर नहीं देखे हैं, नाटक क्या होता है ये नहीं देखते, अभिव्यक्ति के जो माध्यम है वो नहीं देखते हैं। एक कविता, अच्छी कविता लेके जब हम गांव में सुनते हैं तो लोग आते हैं सुनने के लिए, और ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि एक पढ़ा लिखा कॉलेज का प्रोफेसर भी नहीं दे पाएगा। तो उसी तरीके से दर्शक भी है। हम ये ना बोले कि दर्शक नहीं है, सवाल है कि हमारा अप्रोच की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हमारा समाज में दर्शक भी हैं, थिएटर हॉल बेहतर हो, नहीं तो नुक्कड़ नाटक है, करते हैं हम लोग जाके। ये हमारे लिए थोड़ा आपने नुक्कड़ नाटक की बात की। पाटले जी, आप जो हैं साक्षरता से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि साक्षरता अभियान में मैंने बहुत काम किया है। तो बहुत सफदर हाशमी से लेके बहुत लोगों ने कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पर हमने देखा कि साक्षरता अभियान ने रोल तो प्ले किया। अगर हम शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा है तो कहीं ना कहीं वो साक्षरता अभियान की भूमिका है। आज इस अभियान को और एजुकेशन को आप किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा मंच और बहुत ही विमर्श का मंच आपने दिया सर, जनधारा मीडिया ग्रुप, और आपको इसके लिए साधुवाद है। जैसे कि आप एक बहुत ही एक बड़ी बात सुनी होगी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। हम यहाँ पर बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर कुछ अच्छा दूध पिए लोग हमारे समक्ष बैठे हुए हैं जो दहाड़ते हैं मंच में, और आप सब बैठे हुए हैं।
और विडंबना ये है कि दूध की क्वालिटी कहीं पर कम रहती है। मैं साक्षरता पर थोड़ा सा सेकंड स्टेप में आऊँगा, पहले मैं शिक्षा की बात करूँगा। अभी जैसे कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो आत्मानंद स्कूल ओपन किया गया है, निसंदेह अंग्रेजी की शुरुआत तो हुई है, अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत हुई है, लेकिन यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम अभी भी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है। एक सीबीएसई पाठ्यक्रम है जिसके आधार पर पूरे देश में सभी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, चाहे हम आईआईटी की बात करें, ट्रिपल ई की बात करें, नीट की बात करें, तो ये जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वो सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित होती हैं, जबकि स्टेट का जो पाठ्यक्रम होता है कुछ न कुछ लो होता है उससे, और परीक्षाएं होती हैं सीबीएसई पाठ्यक्रम पर। तो निसंदेह मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खोले गए हैं उस पर समान पाठ्यक्रम, जैसे कि अभी दो चीज़ें हैं, जो निजीकरण जो है अभी शिक्षा में, निजी विद्यालय जो बहुत एक तरह से कहना चाहिए बहुत ही प्रफुल्लित रूप से, बहुत ही विकसित रूप से यहाँ पर स्थापित हुए हैं सब जगह पूरे देश में। उसका एक कारण यह है कि वहाँ पर निसंदेह शासकीय तंत्र और निजी तंत्र में सेवा में अंतर दिखता है, वो अलग क्षेत्र है, लेकिन पाठ्यक्रम का भी अंतर है। पाठ्यक्रम जो सीबीएसई पाठ्यक्रम बनाया गया है वो निजी विद्यालयों में ही लागू है, और शासकीय विद्यालय की बात करें सिर्फ केंद्रीय विद्यालय है, बल्कि कहीं पर भी स्टेट में निजी सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहूँगा क्या है जी कि सीबीएसई पाठ्यक्रम सब जगह क्यों नहीं लागू है, क्योंकि जो बच्चा है जिस तरह से वो स्कूल से पढ़ रहा है तो वो हर बच्चा जो है ना उसको पिकअप नहीं कर पाता, तो वो कई बार ये होता है कि सीबीएसई में फंस जाता है वो, तो वो बोर्ड जो होता है थोड़ा उसके लिए ठीक है, बाद में उसकी जब क्षमता बढ़ती है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो वो तैयारी करता है, पर वो अभी भी ड्रॉप रेट जो है हमारे यहाँ वो बहुत ज्यादा है। एजुकेशन में यदि आप देखेंगे तो ड्रॉप रेट ज्यादा है। तो ऐसे में यदि अगर सीबीएसई करने की बहुत सारी शर्तें भी हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बिलासपुर में आप एजुकेशन से जुड़े हुए तो कोई नट सेल में कोई एक दो बात बताइए, क्योंकि अपन ये विषय बहुत बड़ा है। मैं खुद ही साक्षरता पे 1 घंटे भाषण दे दूंगा अभी। अब मैं अपने मूल जो विभाग है साक्षरता, उस पर जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि साक्षरता में ऐसा क्या किया जाए। देखिए आज साक्षरता की आवश्यकता जिस लेवल पे है वो थोड़ा सा गांव लेवल है। पढ़ना लिखना जानने की बात जो होती है वो अधिकांश लोग जानते हैं, और एक उम्र दराज के लोग जो स्कूल पहले कभी नहीं गए वही इससे छूते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और साक्षरता है जिसको हम डिजिटल साक्षरता कहते हैं, जिसके लिए अभी भी हम बहुत लोगों को अनपढ़ साबित कर सकते हैं। डिजिटल साक्षरता, जिसके लिए अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एक पहल हुई थी, मुख्यमंत्री शहरी साक्षरता, शहरी कार्यात्मक साक्षरता। उसको आगे पता नहीं किन कारणों से नहीं बढ़ाया गया। बहुत अच्छी योजना ये चलाई जा रही थी। इसमें हम मंजरे टोले में जा करके 1 महीने का कोर्स चलाया करते थे, उसमें प्रमाण पत्र देते थे, वहाँ कंप्यूटर से उनको सिखाते थे, वहाँ पर मोबाइल